देखिए जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में बात कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई थी, वेपर प्रेशर ऑफ, वो पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी आरएलवीपी, दूसरी पढ़ाई गई थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई गई थी भैया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाई गई थी, जिसमें मैंने आपको पूरा डेरिवेशन दिया था और एक या दो क्वेश्चन आपको कराए थे। उसी में एक क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहां पे हमको दिया गया है वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना दिया गया भैया, उसको दिया है उन्होंने 3.3 ग्राम। ओके, इज डिजॉल्व्ड इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। किसमें डिजॉल्व भैया, वेट ऑफ बेंजीन जो दिया गया है, बेंजीन वो दिया गया है हमको 125 ग्राम दिया गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हमको सोल्यूट, अगर आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया तो दूसरा जो कंपोनेंट बचा वो सॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब ये बेस हमको किसका दिया भैया, सॉल्वेंट का दिया है। ब्रैकेट में डाल देंगे सॉल्वेंट का दिया है। ओके 125। फिर बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इतना है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है हमके पास, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो दिया गया है 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो उसमें फिर दिया गया इफ केबी फॉर बेंजीन 3.28 केल्विन, तो केबी फॉर बेंजीन जो कि दिया गया 3.28 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। हमको क्या फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड करना है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जिन क्वेश्चनों में केबी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चन हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है। तो इस क्वेश्चन में देखिए केबी की बात कर दी, इसका मतलब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है हमारे पास केबी एम। कितना होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी एम। और यहाँ डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, टीबी डैश माइनस का टीबी इक्वल टू केबी एम। क्या ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे बोर्ड की कॉपी में और यहाँ पे इन सब चीजों की मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, वेयर जो टीबी डैश है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। टीबी जो है वो हमारे पास क्या है भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और इसके बाद हमारे पास क्या बचा, केबी हमारे पास क्या है, केबी का मतलब होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, जो एम है स्मॉल एम का क्या मतलब है, मोलरिटी है, मोलरिटी। और मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें भैया, इन केजी में। तो यहाँ पे हमको हर एक चीज की मीनिंग लिखनी होगी, वो भी हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, सारी चीजों को उठा के यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या गया, टीबी डैश माइनस का टीबी इक्वल टू है केबी। अब एन को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब एन से मोल को रिप्रेजेंट करें, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कितना भैया, इन केजी। क्या यहाँ इस फार्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो पुट कर लेते हैं सारी वैल्यू। टीबी डैश हमारे पास कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 80.66 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ रख दिया इतना माइनस। फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का कितना है, 80 है, यहाँ पे 80 रख दिया। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिए, जब भी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो यूनिट कुछ भी हो आप हमेशा उसको बदलिए नहीं और सीधे केल्विन में रख दीजिए। वो जो भी यहाँ से डिफरेंस आएगा वो केल्विन में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप यूनिट रखिए नहीं, कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए।
अब यहाँ रखना केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू कितनी है 3.28 है, यहाँ रख दिया हमने 3.28। मोल ऑफ सोल्यूट को वैसे ही रहने दीजिए, उसको मतलब छेड़छाड़ करिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में, वेट कितना है सॉल्वेंट का भैया 125 ग्राम है, तो अगर इसको हमको केजी में बदलना है तो 125 डिवाइड बाई 1000 केजी हो जाएगा और सॉल्व करके 1/8 केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/8 केजी, देख लीजिए इतना, ठीक है कितना लिख गया। तो इधर का मैं हटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके ठीक है। अब देखिए जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को, तो यहाँ पे बचेगा 0.66 इक्वल टू उधर होगा 3.28 इंटू मोल ऑफ सोल्यूट, 1/8 में 8 ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। कल के दिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3.28 इंटू 8 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या मैं 0.33 कर सकता हूँ, अगर 2 से डिवाइड कर दो और नीचे 3.28 और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। और मोल ऑफ सोल्यूट कितना होता है भैया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट। यही फार्मूला लगेगा, अगर ये फार्मूला लगेगा तो हम ये जानते हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है 0.33 ऊपर हो गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13.12 आ जाएगा। अब इधर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 3.3 ग्राम है, वो भी ग्राम में रखते हैं, इसको किस में रखते हैं भैया इन ग्राम। और नीचे मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान से देखिएगा ऐसा होगा। अब क्या कल के दिन में इस चीज को अब इसको सॉल्व करते हैं, मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, इस चीज को इधर ले आता हूं, यहां पे लिखता हूं मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट और बाकी चीजें उधर ले जाता हूं, तो 3.3 यहां रहेगा और ये वाला नीचे आ जाएगा 0.33 और जो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा 13.12। जो देखिए ये 13.12 यहाँ ऊपर जाएगा और 0.33 नीचे आ जाएगा। अब क्या इसको यहां से काट देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और 10 आने के बाद क्या यहां से हमारे पास मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया भैया 131.2। कितना आ गया भैया 131.2 आ गया मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब मोलेकुलर मास की यूनिट मैंने क्या बताई थी, वो होती ग्राम पर मोल। वो क्या होती है भैया ग्राम पर मोल। तो यहां से क्या होगा हेंस मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 131.2 ग्राम पर मोल। इतना लिख देंगे और ये बोर्ड का आपका पूरी तरह से सवाल आपका सॉल्व हो गया। जिस तरह से सवाल मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको बोर्ड में रखना है। ये नहीं कि वहां अपना दिमाग लगाने लगे, इतना लंबी कौन लगाएगा, हम तो डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखना, बोर्ड में लिखने के ही नंबर मिलते हैं। तो जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा वैसे ही आपको लिखना है इन सवालों को, ठीक है। तो नोट करिए। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको केबी नहीं दिया गया होगा। क्या नहीं दिया गया होगा केबी। तो उन क्वेश्चनों को कैसे ट्रेंड करेंगे उनकी अब बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत कम मिलते हैं, मतलब जैसे आपने किसी बुक में देखा 200 या 300 क्वेश्चन, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें केबी नहीं दिया होगा। इफ केजी इज नॉट यूनियर रेयर होगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको केबी दिया गया है। केबी का मतलब क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया जाएगा। तो जिन क्वेश्चनों में ना दिया जाए तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए उनका केबी निकालने के लिए फार्मूला होता है आर टीबी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, क्वेश्चन में हमको जो केबी की जरूरत पड़ती है वो किसकी जरूरत पड़ती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के केबी की जरूरत पड़ती है, तो उसका निकालने का फार्मूला होता है आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू एम क्या है मोलेकुलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जिसका आपको केबी निकालना है, डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज लिखी है यार। आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको जूल में लिखनी है। किसमें लिखनी है जूल में, और वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन
जो टीबी है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसको हमेशा केल्विन में रखिएगा। एम जो है मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का क्या नाम है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन में अगर दिया होगा डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन, पर अगर क्वेश्चन में डेल्टा एच वेपराइजेशन हमको नहीं गिवन है तो उसको निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू एलवी इंटू एम। एलवी का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एलवी का क्या मतलब होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एम जो है आपके पास मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो एक फार्मूला तो केबी का ये हो गया, पर अगर कल के दिन हमको डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन नहीं दिया तो फार्मूला क्या हो जाएगा? आर टीवी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 1000। और अगर हमको क्या नहीं दिया, डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं दिया, तो हमको वहां पे क्या रखना पड़ेगा? एलवी इंटू एम रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ रख दिया एलवी इंटू एम। एम ने एम को समझ लिया तो केबी का दूसरा फार्मूला क्या आ गया? आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलवी। तो ये फार्मूला ये हो गया जिसमें हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी होगी। क्या दी होगी भैया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया तो ये फार्मूला लगाइएगा और लेटेंट हीट दिया गया तो ये लगाइएगा। बस अंतर क्या आएगा? डेल्टा एच हट के वहां पे एलवी आ जाएगा, मोलेकुलर मास लेटेंट वाले फार्मूले में नहीं आएगा। नोट करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक, देखिए इसको। देखिए जैसे कि हमको केबी निकालना हो तो मैं इस क्वेश्चन को ही वाटर के लिए केबी निकाल के देख लेंगे, लेकिन वाटर के केस में आपको केबी की वैल्यू अगर दी भी नहीं गई तो हमेशा याद रखना है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर होता है वो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है आपको, वाटर के केस में दिया हो या ना दिया हो। बाकी अगर बेंजीन है, टाइवीन है और कोई भी आपका नॉन वोलेट वो प्योर सॉल्वेंट है तो उसका केबी देगा, और नहीं देगा तो आप निकालेंगे कैसे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में वाटर का ही निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप निकालना जानते ही हैं। तो देखिए हमको दिया है कैलकुलेशन फॉर केबी। केबी की कैलकुलेशन करना है, केबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब एलवी दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, अब हमको केबी निकालना है तो हमको वाटर का है तो वाटर का मोलेकुलर मास पता है, मोलेक्युलर मास ऑफ वाटर वो तो होता है 18 भैया। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट 18 ग्राम पर मोल पूरी यूनिट से लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा केल्विन में रखना है तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं? वी नो डेट जो केबी होता है वो क्या होता है? केबी का फार्मूला याद है कि भूल गए? या आर इंटू टीवी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। पर यहां तो लेटेंट हीट की बात की गई है तो लेटेंट हीट के टर्म में यही फार्मूला क्या हो जाएगा? आर टीवी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एलवी एलवी का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ सारी टर्मों के हमको नाम लिख देना होता है। क्या कर देना होता है भैया? सारी टर्म के हमको नाम लिख देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे चले तो हम क्या है वेयर आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हमको लेनी, पर मोल पर केल्विन लेनी है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास टीबी है, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी कितना भैया? इन केल्विन में। और यहाँ पे एलवी जो हमारे पास है वो लेटेंट हीट है, वो क्या है भैया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन। ओके, अब सारी वैल्यू रख देते हैं। केबी निकालना है, आर की वैल्यू लिखना है 8.314 इंटू टीबी का स्क्वायर करना है। टीबी कितना? बॉइलिंग पॉइंट 373 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, यहाँ 1000 कर दिया इंटू एलवी का कितना दिया? 540 दिया है। कितना दिया भैया? 540। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.52। सॉल्व करके देख लेने, वैल्यू आएगी 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये तो यूनिट होती है केबी की, तो यहां से ये आ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया है तो इस फार्मूले का यूज करके इन दो में से कोई भी जितने अगर डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दिया तो ये वाला, और लेटेंट हीट दी है तो ये वाला, इन फार्मूलों का यूज करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे रेयर ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं पीडीएफ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन एंट्रेंस में आने की संभावना 2-4% होती है। ठीक है, तो इनको नोट करिए। अगली नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अब हम बात करते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। उसको हमेशा डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। देखिए क्या होता है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं भैया? प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। प्योर सॉल्वेंट की कंपेरिजन में सोल्यूशन में जैसे ही हम लोग क्या डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उसके प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए पढ़िए ध्यान से। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स्ड, when non-volatile solute mixed in solvent then vapor pressure decreases, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं। डिक्रीज दिस डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए इस ग्राफ के माध्यम से थोड़ा वहां बना देते हुए, जैसे वेपर प्रेशर आपका ये हो गया और टेम्परेचर ये हो गया, तो पहले जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो उसको जो आपका फ्रीजिंग होने में टाइम लगा, ये सॉलिड था और यहां से लिक्विड में जाने में यहां से इस पॉइंट से उसने लिक्विड में चेंज होना ट्राई किया, नीचे हम आए तो यहाँ पे पता चला टेम्परेचर टीएफ है। कितना टेम्परेचर? टीएफ है। प्योर वाटर का था। थोड़ी देर बाद वाटर में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, फिर हमने ग्राफ का एनालिसिस किया तो पता चला उसको लिक्विड में जाने के लिए इस टेम्परेचर की जरूरत टीएफ है। तो हमने देखा कि जब वो प्योर था तो उसको टीएफ लग रहा था, और जब उसमें नॉन वोलेटाइल मिला दिया तो उसमें और कम टेम्परेचर मिला, क्योंकि ये टेम्परेचर लाइन है और इसमें पहले मिल गया, मतलब टीएफ डैश में मिल गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है प्योर और सोल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब टीएफ डैश माइनस टीएफ, टीएफ डैश माइनस टीएफ होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, क्या करते हैं भैया? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो टीएफ डैश माइनस टीएफ, अरे सॉरी यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ज्यादा आपके पास टीएफ है तो टीएफ माइनस का टीएफ डैश, फार्मूला क्या हो गया? टीएफ माइनस का टीएफ डैश इक्वल टू डेल्टा टीएफ हो गया। ज्यादा से कम घटाते हैं ना, तो ज्यादा टीएफ है तो टीएफ माइनस टीएफ डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ बोलते हैं। और जो डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। किसके भैया? मोलरिटी। कल के दिन हम मोलरिटी के लिए कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे और वो लाते हैं केएफ। क्या लाते हैं भैया? उस कांस्टेंट को लाते हैं केएफ। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू फार्मूला हो गया केएफ इनटू एम। और डेल्टा टीएफ की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। और यही यूनिट आपके पास डेल्टा टीबी की थी, दोनों की यूनिट सेम होती है। अगर डीएफ के डेल्टा टीएफ के फार्मूले को और अच्छी तरह से देखना है तो हमको ये पता चला कि केएफ तो केएफ रहेगा, लेकिन जो मोलरिटी है उसका मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने मोलरिटी का फार्मूला खोल लिया, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो भी इन केजी। अब यहाँ देखते हैं कौन सी क्या चीज है। वेयर डेल्टा टीएफ को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं क्रेस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रिएस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। वो टीएफ डैश, जो टीएफ डैश है उसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? इन केजी में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें? इन केजी में। जो टीएफ होता है उसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी इन केल्विन में। प्योर सॉल्वेंट का होता है टीएफ। एम का मतलब होता है मोलरिटी, और मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ केएफ की, किसकी बात करें भैया? यूनिट ऑफ केएफ की बात करें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात करें तो केएफ की यूनिट क्या आ गई? केल्विन केजी पर मोल। और यही हमारे पास किसकी थी? मोलर डिप्रेशन, वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है, केल्विन केजी पर मोल। फिर हम चलते हैं, और जो केएफ है वो डिपेंड करता है किसमें भैया? सॉल्वेंट में। और जो केबी था वो भी सॉल्वेंट में डिपेंड करता था। फिर हम चलते हैं यूनिट ऑफ डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यूनिट उसकी होगी डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। इसको नोट करें। इसके बाद चलते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अच्छी तरह से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के विषय में जानकारी हो गई होगी कि क्या होता है और कैसे होता है।
कुछ नहीं होता है, एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उसको हम बॉयल फ्रीज कराते हैं तो पता चला वो इस टेम्परेचर में हुआ। थोड़ी देर बाद हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो पता चलता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो उसी में डिफरेंस जो है प्योर और सॉल्यूशन के बीच के फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और वो आपका मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर ये फार्मूला आ गया टीएफ डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। नोट करिए इसको। देखिए अगली चीज हमको पढ़ना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केएफ। देखिए हमको ये पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। अगर हमने मोलैलिटी को हमने कर दिया 1, मोलैलिटी को 1 कर दिया तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, केएफ आ जाएगा। तो हम यहां से क्या लिखते हैं, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी स्मॉल m को कितना कर दें भैया, हम लोग 1 कर दें, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन में जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसी क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट उसको कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, 1 मोलर सॉल्यूशन में जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है उसी डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब देखिए डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट का करना है। अब उसमें हमने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला उसका अगर मोलर मास हमको कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा। देखिए हम ये जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि जो डेल्टा टीएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, केएफ इनटू एम के इक्वल होता है। फिर हम ये जानते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, एम का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब होता है मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वो भी कितने भैया, इन केजी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या निकालना है, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मोल, यहां से क्या निकाल लेते हैं भैया, मोल। तो मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाकी चीजों को उधर बोल देते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट मैंने कैसे लिखने को बताया, डब्ल्यू से बताया है, किससे बताया भैया, डब्ल्यू ए से बताया है, और उसको मान लेते हो ग्राम में दिया। अगर ग्राम में दिया है तो इसको हमको केजी पता लेकिन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके 1000 डिवाइड कर दिया इनटू केएफ भी नीचे चला जाएगा, केएफ ये हो जाएगा। अब मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो भी कितना भैया, इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000 इंटू केएफ, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे क्या करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए वेट है नॉन वोलेटाइल के लिए हमने हमेशा बताया उसको बी से बात करते हैं, तो वेट का मतलब हो गया डब्ल्यू बी, क्या मतलब हो गया डब्ल्यू बी, और इसमें हमारा मोलिकुलर मास का मतलब हो गया एम बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ डब्ल्यू ए डिवाइड बाई 1000 इंटू केएफ। तो हमको एम बी निकालना, तो एम बी को उधर भेजते हैं, बाकी चीजें इधर ले आते हैं। तो एम बी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू केएफ इंटू डेल्टा टीएफ डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। ये हमारे पास मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फार्मूला आ गया। अगर हमको मोलेकुलर मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे चीजें क्या कहा है वो भी मैं लिख देता हूं, किस टर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे वो भी लिख देता हूं कि किस टर्म का क्या मतलब है आपके लिए। तो हमको देखिए ये पता है जो एमबी है, एमबी का मतलब होता है मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, जो यहाँ पे डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो भी किसमें भैया, इन ग्राम में, वो भी किसमें भैया, इन ग्राम में। ओके, इसके बाद क्या चीज लिखी है, केएफ लिखा है। केएफ का मतलब क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट कितनी होती है भैया, केल्विन केजी पर मोल। ओके, आगे क्या दिया, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का क्या मतलब होता है, डेल्टा टीएफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो भी किसमें भैया,
केल्विन में, किसमें भैया, केल्विन में। और डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी किसमें भैया, इन ग्राम में, वो भी किसमें, ग्राम में। तो ये सारी चीजें मैंने लिख दी, किस टर्म का क्या मतलब है, और ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, अगर हमसे आपसे वेट पूछा जाए तो डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करके वेट हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकाल के दे देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल के। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट या लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ के इस पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।